अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज इस वाले वीडियो में हम आपके क्लास 10 का जो मैथ पेपर है जो जेके बोर्ड से कंडक्ट कर दिया हुआ था, तो आज हम वो एक्सप्लेन कर लेंगे बेटा। सीरीज ए बी, सीरीज बी बी, सीरीज सी बी। जैसे कि बेटा हमने साइंस पेपर में सीरीज ए बी सी एंड फुल एक्सप्लेन कर दी, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज, ऐसे हम इसमें भी एमसीक्यूज ही एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि बेटा वरना तो फिर टाइम बहुत ही चला जाएगा और वीडियो मेरा बहुत ही लंबा चला जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो हम फुल एमसीक्यूज को बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। और बेटा जो आपका जो ये मैथ पेपर था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पेपर, जिसको हम बताएंगे ना पिछले 10 सालों में से जो सबसे इजीएस्ट पेपर था बेटा, वो आपके जो ये मैथ पेपर था, वो आज का मैथ पेपर था बेटा। बहुत ही आसान, कुछ भी लेवल ना मैं इसमें मीडियम ही बोलूंगा ना कुछ। इट वाज द वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर बेटा। इनफैक्ट कि मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में या घंटे में या 1.5 घंटे में ये फुल पेपर कंप्लीट आपका हो जाना हुआ चाहिए, अगर आपने उस लेवल की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर था। कुछ भी इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम बोलेंगे कोई चीज कंफ्यूजिंग था या कोई चीज वो लेवल वाला था, कुछ भी नहीं था। बहुत ही ईजी पेपर था बेटा। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। मैं अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसके एक्सप्लेनेशंस दिखाऊंगा। आई होप कि आपके टीचर्स ने भी ऐसे आपको पढ़ाया हुआ होगा और आपने भी ऐसे ये ऑब्जेक्टिव्स, ये एमसीक्यूज कर दिए हुए होंगे। तो बेटा लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू सीरीज ए। सो लेट्स नाउ मूव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज ए। बेटा सीरीज ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमको बता रहा है कि द HCF ऑफ द 5 and 2 इज। देखो बेटा, क्या मैं 5 के फैक्टर्स ऐसे नहीं लिख सकता हूं बेटा 1 into 5? क्या मैं बेटा 2 के फैक्टर्स ऐसे नहीं लिख सकता हूं बेटा 1 into 2? सो बेटा व्हाट इज द HCF? क्लियरली इसका जो HCF है दैट इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका है बेटा दैट इज ओनली 1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होगी, उसको, उस वाले पॉलिनोमियल को हमको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम बेटा कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। जो इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पर दूसरा ऑप्शन दिया बेटा, उसकी डिग्री 2 होती है। जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो 0 होती है, एंड नन ऑफ दीज तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज द 2 इक्वल रूट्स। देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया हुआ होगा कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, हमारा बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो बेटा होता है दैट इज बेसिकली b² - 4ac। ठीक है बेटा, लेकिन हम बेटा बता देते हैं जो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन द 0, तब हमारे पास क्या होते हैं? तब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा बराबर इक्वल टू 0, तब हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं। और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन द 0, तब हमारे पास नो रियल रूट्स होते हैं। इनफैक्ट वी कैन से नॉन रियल रूट्स हमारे पास होते हैं बेटा तब। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के बाद जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बेटा होता है दैट इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बेटा बराबर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा आपका है वो हमको बता रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होती है बेटा? कॉमन डिफरेंस D जो होती है वो होती है बराबर A2 - A1। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर मैं A2 सेकंड टर्म लूंगा वो इसकी बेटा है 4, माइनस अगर मैं बेटा इसकी फर्स्ट टर्म लूंगा वो है बेटा बराबर 2। सो 4 - 2 दैट इज बेसिकली 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पहले 4 सवाल बेटा कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपने भी बेटा ऐसे ही किया हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Now let's beta move to question number 5. The distance of the point A x1, y1 from the origin O 0, 0. Suppose यहां पर मेरा कोई origin O है and that is 0, 0. ठीक है बेटा? The distance of the point A, और suppose यहां पर मेरा कोई point A है that is x1, y1. That's x1, y1. बता रहा है कि बेटा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर बेटा आ जाएगी? देखो बेटा, सपोज इसको मैं ट्रीट कर लूंगा एज द x1, इसको मैं ट्रीट बेटा कर लूंगा एज द y1।
इसको मैं मान लूंगा एज x2 और इसको मैं बेटा मान लूंगा एज y2। बेटा आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही पढ़ी हुई होगी कि जो ये हमारा ये OP है ये बेटा बराबर होता है रूट ऑफ सॉरी दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो बेटा आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही पढ़ी हुई होगी, जो हमारा OP होता है अगर एंड दिस इज द पॉइंट A, तो यहाँ पर हमारा A आएगा क्योंकि A पॉइंट बता रहा है ना, A पॉइंट। एक्सीलेंट, शाबाश। तो इन दोनों के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो होती है बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हमारा जो OA है बेटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2। x2 क्या है? अगर हम अपने x2 की बात कर लेंगे दैट इज बेसिकली x1 हियर, माइनस अगर हम x1 की बेटा बात कर लेंगे दैट इज 0 हियर और उसका स्क्वायर, प्लस अगर हम y2 की बात कर लेंगे वो तो y1 है वहां पर, माइनस अगर हम y1 की बेटा बात कर लेंगे दैट इज 0 और उसका स्क्वायर। सो OA जो बेटा आपका आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 0 दैट इज x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा x1 स्क्वायर प्लस y, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। So this was your question number 5. Now let's move to question number 6. So ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है कि a line which cuts the circle at only one point is to be called as the tangent। जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर ले, which a line which cuts the circle at only the one point is to be called as the tangent। ठीक है, tangent इसका करेक्ट ऑप्शन है। circumference of the circle with the radius r। circumference of the circle तो बेटा ये तो 6th-7th से हम पढ़ते हैं कि that is 2 pi r। which of the following cannot be the probability of the event। अच्छा, कौन probability of the event नहीं हो सकती? देखो बेटा आपने पहले ही पढ़ा होगा जो probability of the event जो बेटा होती है वो हमेशा होती है less than or equal to 1 and it is हमेशा greater or equal to बेटा 0। इसका मतलब ये चीज है या तो probability बेटा 0 होगी या तो बेटा probability 1 होगी, दैट इज कि वो चीज वो इवेंट होएगा ही होएगा, या तो probability 0 और 1 के दरमियान लाई कर लेगी। ठीक है बेटा। अब क्या बता देता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो बेटा अगर आप 2/3 कर लोगे 2/3 उसका आंसर तो 0 और 1 के बीच में ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बेटा बड़ा है। ठीक है बेटा। अगर मैं 3/2 की बेटा बात कर लूंगा क्योंकि न्यूमरेटर इस टाइम बड़ा है वो तो 1 से थोड़ा ज्यादा ही निकलेगा। अगर मैं 15% की बात कर लूंगा बेटा वो तो आएगा 15/100, यानी वो भी अल्टीमेटली हमको 0 एंड 1 के दरमियान ही आ जाएगा। और अगर हम 0.2 की बात कर लेंगे वो भी 0 एंड 1 के दरमियान आएगा। सो कौन अब 0 और 1 के दरमियान नहीं आएगा? दैट इज बेटा योर 3/2। सो 3/2 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। इस चीज का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन 3/2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है वो बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। बेटा आपने क्या किया हुआ होगा आपके टीचर्स ने डायरेक्टली आपको पढ़ाया हुआ होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो बेटा है वो बेटा बराबर होता है कॉस थीटा के, क्योंकि आपको ट्राइग्नोमेट्री में आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हुई होगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा वो बता रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर कैसे है, तो बेटा समझ लेना इस बात को। यहां पर सपोज ये मेरी बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। आपको पहले ही पता हुआ होगा या अगर पता भी नहीं हुआ होगा तो समझ लो इस बात को, 11th में इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे कि जो हमारा साइन होता है जो हमारा कॉस होता है ये दो एंगल्स पर ये दो वैल्यूज पर ऐसे होते हैं कि वहां पर ये अपना जो ये कॉस है या साइन है वो चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। यानी साइन हो सकता है कॉस में चेंज, कॉस होता है साइन में चेंज। कौन कौन से वैल्यूज? सपोज अगर आप 90 डिग्री ले रहे हो बेटा या सपोज अगर आप 270 डिग्री बेटा ले रहे हो। ठीक है बेटा। तो साइन 90 माइनस आपको पता है दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270 डिग्री बेटा।
तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 तो यहां पर है माइनस थीटा यानी हम पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दिस इज द थीटा, तो बेटा यहां पर आ जाएगा। और मैंने बोला 90 और 270 पर साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक ये जो हर एक जो ये एंगल होता है वहां पर तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो अगर मैं बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, जब वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा साइन तो क्योंकि हर एक वहां पर पॉजिटिव होता है तो साइन भी बेटा वहां पर पॉजिटिव आएगा बेटा कि पर चेंज किस में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 90 है तो चेंज हो जाएगा cos थीटा में। तो इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट 11th में हम पढ़ते हैं, बट इनफैक्ट कम से कम आपको यहां पर ये चीज बेटा पता हुई होगी कि sin 90 माइनस थीटा कैसे cos थीटा के बराबर है। सो cos थीटा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये इंशाल्लाह आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इन योर क्लास 11th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। The mean of the group data can be determined by the direct method as, वो बेटा उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होती है summation of fi xi whole divided by summation of fi। तो that is the option number C is the correct option। option number C is the correct option। now let's बेटा move to question number 11। question number 11 बता रहा है बेटा LCM A कामा B इज इक्वल, देखो बेटा ये मैंने आपको एक इसका मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया हुआ था, ठीक है बेटा, और ये एक थ्योरम भी है। ये थ्योरम क्या है? थ्योरम बताती है कि HCF ऑफ A कामा B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A कामा B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज A इंटू B। अब चूंकि इसने क्वेश्चन ऐसे दिया है LCM A कामा B इज इक्वल टू A इंटू बी होल डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या आएगा? वो आएगा HCF ऑफ A कामा B। सो बेटा ऐसे फिल इन द ब्लैंक में लिखना था आपको HCF ऑफ द A कामा B। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ, इक्वेशन दो दी है इसने, x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 5 और x क्या दिया है? x दिया है 1, y क्या दिया है? y दिया है बेटा 3। बोल रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है। अब कैसे आप देखोगे कि क्या ये जो इसने वहां से पॉइंट्स दो दिए हुए हैं क्या ये सोल्यूशन है इसके कि नहीं। देखो बेटा अगर आप x और y को पहले इक्वेशन में भी पुट कर लोगे और सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर लोगे, अगर वहां पर आपको LHS निकलेगा RHS के बराबर तो ये सोल्यूशन है, अगर नहीं निकलेगा तो ये फिर सोल्यूशन नहीं है। देखो बेटा अगर मैं x को यहाँ पर पुट कर लूंगा वो तो आएगा 1 प्लस 2, y कितना है बेटा? y है बेटा 3 इज इक्वल टू, देखेंगे कितना है, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, इसका मतलब है 7 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब है ये भी सोल्यूशन है। अगर मैं दूसरी की बात कर लूंगा 2 इंटू 1 प्लस y कितना है? y है बेटा यहां पर 3 हमारा इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 बेटा, इसका मतलब है 5 है बराबर 5, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये चीज ट्रू है। हाँ जी ये सोल्यूशन है इस वाले इक्वेशंस का। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ट्रू आएगा इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है कि Sn इक्वल टू n upon 2 a plus n minus 1 into d is the sum to n terms of the APC। This is absolutely false, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था दैट इज Sn is equal to n upon 2 2a, फिर यहां पर ऐसे मुझे लिखना था, करेक्ट आंसर इसका ये है n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो इसका ये है करेक्ट आंसर, लेकिन इसने करेक्ट वहां से नहीं दिया था, इसने इनकरेक्ट दिया था वहां से, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है फॉल्स। अच्छा इसी में इसने दिया था और वाला क्वेश्चन, वो भी पहले मैं आपको दिखा लूंगा और वाला क्वेश्चन क्या था। देखो बेटा और वाले में इसने क्या, क्योंकि मैं आपको जनरल में सारा यहां पर दिखाऊंगा हर पेपर का हर एक MCQ क्या था। देखो बेटा समझ लेना बेटा बात को। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का ये और है, क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 इज, इसने दिया है वो इसका आंसर 77। आपको बोलना है कि क्या वो ट्रू है या क्या वो फॉल्स है। निकालनी कौन सी टर्म है बेटा? 30th टर्म ऑफ द AP। ओके यू नो दैट AN इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा। तो ए एन वहीं से बोल रहा है कि 30th टर्म निकालनी है, तो n की जगह आएगा 30 इज इक्वल टू ए का मतलब होता है पहली टर्म, वो तो यहां पर 10 है, प्लस n कितनी टर्म निकालिए, 30th टर्म निकालिए, को 30 माइनस 1 इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी 7 माइनस 10 हो गया -3। तो A30 जो आएगा वो आएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 एंड दैट इज 29 इंटू -3। तो A30 जो आपको आएगा वो आएगा 10 प्लस 3 9 27, 3 2 6 7 8 और वो आएगा -87 क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। A30 आपको आएगा 10 माइनस 87, वो हो गया बेटा -77, वो हो गया बेटा -77। सो वो ये वहां से बता रहा है 77, सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ये जो और वाला था इसका बेटा आंसर आने वाला है फॉल्स, इसका बेटा आंसर आने वाला है फॉल्स। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 14 also. Now let's move to question number, no, this was the question number 13, ये question number 13 का और था। Now let's move to question number 14. Question number 14 बता रहा है sin theta is equal to cos theta, sin theta is equal to cos theta for all values of theta। क्या ये ट्रू है कि क्या है फॉल्स है? चलो देख लेंगे, कोई थीटा का वैल्यू उठाएंगे और उसके बाद देख लेंगे। सपोज अगर मैं थीटा बेटा लूंगा 90 डिग्री, अगर मैं बेटा थीटा लूंगा बराबर 90 डिग्री, तो अगर हम बेटा या सपोज लो पहले 0 डिग्री, करो 0 से स्टार्ट। अगर बेटा मैं साइन 0 लूंगा वो तो बेटा बराबर होता है 0, और अगर मैं बेटा कॉस 0 लूंगा वो तो बेटा बराबर है 1। आपने पहले 0 डिग्री पर ही देखा कि इनके वैल्यूज अलग अलग है, तो कहां बेटा सेम है? ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स है। साइन 0 0 कॉस 0 1 अलग अलग वैल्यूज निकल रहे हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, इट्स इनकरेक्ट। तो फॉल्स इसका करेक्ट आंसर है। Okay, now let's move to question number 15. Now beta let's move to question number 15. Let's move to question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस की इक्विलेटरल। देखो बेटा क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है। देखो बेटा अगर ये कोई ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ऐसे, और सपोज इसकी मैं लेंथ यहां पर लूंगा 5, इसकी भी ले रहा हूं 5, और सपोज इसकी बेटा ले रहा हूं 4, ठीक है बेटा। अब मैं यहां से दूसरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ला रहा हूं, सपोज बेटा इसकी मैं लेंथ ले रहा हूं 6, इसकी 6 और इसकी बेटा मैं ले रहा हूं 5। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमको क्या बता देता है कि हम कंपेयर करते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका रेशियोज हम कंपेयर कर लेंगे। तो पहला वाला आ जाएगा 5/6, ठीक है बेटा। दूसरा वाला भी आ जाएगा 5/6 और तीसरा वाला बेटा आ जाएगा 4/5। बेटा चूंकि एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के बराबर तो है, बट वो तीसरे साइड के बराबर नहीं है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। चलो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। सपोज बेटा ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक है 3 3 3। सपोज ये मेरा दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है 5 5 5। अब हम बेटा देख लेंगे इनका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज साइड्स का। तो पहला भी आएगा 3/5, दूसरा भी बेटा आएगा 3/5, तीसरा भी बेटा आएगा 3/5। क्योंकि बेटा यहां पर जो आपके रेशियोज है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के वो तो सेम है, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमको ये बोलती है कि जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Let's now beta move to question number 16. Let's now beta move to question number 16. Write the coordinates of the point P x comma y, okay, which divides a line segment, जो line segment को divide कर रहा है। Suppose ये कोई मेरी line segment है, ठीक है बेटा, ये मेरी कोई line segment है। Joining the points A है बेटा बराबर x1 कामा y1, ठीक है बेटा, और B है बराबर x2 कामा y2, ठीक है बेटा, और एक पॉइंट है P x कामा y, वो इसको इंटरनली बता रहा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1, ये है px कामा y, m1 is to m2 में। ठीक है बेटा, हमको क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बेटा p लिख लेने हैं, यानी x और y निकालना है। तो बेटा कितना आसान है, सिंपली हम सेक्शन फॉर्मूला से इसको निकाल देंगे कि जो मेरा हमारा बेटा यहां पर ये x होता है, ये तो बेटा बराबर होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और जो y के कोऑर्डिनेट्स है वो निकलेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये बेटा आपको निकली p के कोऑर्डिनेट्स, जिसमें x होगा बराबर इसके और जिसमें बेटा y आपका होगा बराबर इसके। ठीक है बेटा, अच्छा और भी इसमें था, और वाला और में क्या आएगा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें बेटा आपका एक पॉइंट मान लो है, सपोज a वो है बराबर x1 कामा y1, और दूसरा पॉइंट मान लो यहां पर b है कोई, वो है बराबर x2 कामा y2। और आपको क्या बताने हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो अगर आपको मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना है और उसके अगर कोऑर्डिनेट्स आप निकाल, उसके कोऑर्डिनेट्स भी अगर आप निकालोगे, सपोज ये है कोई पॉइंट, मिड पॉइंट p हम लेंगे, तो इसमें इसका जो बेटा x होगा वो होगा बेटा बराबर x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2, और जो इसका बेटा y होगा वो होगा बराबर y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। तो आंसर आएगा ऐसे p x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। तो बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। आया बेटा समझ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। इसका और भी मैंने आपको दिखा लिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है कि डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ द एलिवेशन। देखो बेटा, एंगल ऑफ द एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए पहले हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सपोज अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी आई है यहां पर, सपोज दिस इज माय आई हियर एंड सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हियर, सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हियर। बेटा आई से, मेरी आंख से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, जो वो लाइन जो मेरी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक बेटा पहुंच रही है या टकरा रही है उस ऑब्जेक्ट के साथ, इसको बेटा हम बताते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम बेटा बता देते हैं, इसको हम बेटा बता देते हैं लाइन ऑफ साइट। आपके टीचर्स ने आपको बेटा पढ़ाया हुआ होगा। और जो आपकी आई है और जो उसकी आई के साथ जो एक बेस वाली लेवल है, जिसको आप बोलते हो इन द मैथमेटिकल टर्म्स एज द हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या बता देते हो? हॉरिजॉन्टल लेवल। So this is beta considered as your horizontal level. तो angle of elevation क्या होता है? It is the angle of the separation, या आप बता सकते हो कि जो आपका एंगल ऑफ द एलिवेशन है, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ द साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। खत्म हो गई बात, इतना इसको एग्जाम में लिखना था। और अगर कोई अच्छा लड़का होगा उसने ऐसी डायग्राम भी बेटा बनाई हुई होगी। नाउ लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हमको बता देता है कि जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस होता है वो बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अपोजिट टू साइड्स। ठीक है बेटा, या अनदर टू साइड्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। वो बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए वो है बेटा बराबर 0.7। अब वो क्या निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ये आपको बेटा निकालनी है। आपको बेटा पहले ही पता एक चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट ए, जिसको आप एक कॉम्प्लीमेंट भी क्या बोलते हो, वो बेटा बराबर होता है बेटा 1 के। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए दी हुई है, दैट इज द 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए नॉट, बेटा ये हमको निकालना है, ये बेटा बराबर है 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट वो होगा बेटा बराबर 1 माइनस 0.7 एंड विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0.3। सो 0.3 बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 था बेटा जी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20।
इफ r denotes the radius of the sphere, write the formula for the volume of the sphere. बेटा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये वहां पर बता रहा है कि इफ कैपिटल आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके बाद 4/3 पाई आर कैपिटल आर का क्यूब। सो बेटा ये थे अब आपके 20 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपने भी ऐसे ही बराबर आपके एग्जामिनेशन से बेटा किया हुआ होगा। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू सीरीज बी। Now beta let's move to series B. बट आई गेस मुझे लग रहा है बेटा उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर अभी सीरीज ए यहाँ पर बेटा कंप्लीट हो गई, आई गेस कि मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर लूंगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो फिर बनाऊंगा, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो तो मुझे बेटा लग रहा है कि अभी तक बन गया, तो वो तो और 25 चला जाएगा और वो तो लगभग तो फिर 50 मिनट चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरी सीरीज में मुझे लग रहा है उसके लिए एक अलग वीडियो में बेटा बनाऊंगा। सो अभी तक हम यहाँ पर रख लेंगे सीरीज ए तक ही, तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम सीरीज बी बना लेंगे और तीसरे वीडियो में हम सीरीज सी बना लेंगे। सो आई होप कि आपने भी बेटा पूरा ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन से बेटा किया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा लग रहा है देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस, एंड प्लीज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो बेटा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपके काउंसलिंग के रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स क्या लोगे आगे, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा बेटा। सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम।